फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स को एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। प्लियोट्रॉपिक जीन्स, दोज जीन्स विच गवर्न्स मोर देन वन कैरेक्टर या फिर विच इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर या फिर वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए। तो प्लियोट्रॉपिक जीन्स वो जीन्स जो आपका इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मोर देन वन कैरेक्टर को, मोर देन वन कैरेक्टर। तो इसके फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। रीड कर लेते हैं। प्लियोट्रॉपी इज अ फिनोमिनन वेयर वन जीन, एक जीन इन्फ्लुएंस करता है एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेस होना मतलब कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और उनके जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिनोमिनन के जो भी, इस फिनोमिनन के जो रिस्पॉन्सिबल जीन है जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उनको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। जीन एक है, वो दो आपके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं फेनिलकीटोनुरिया का। फेनिलकीटोनुरिया में फेनिल एनिलिन एक आपका एमिनो एसिड है जिसका अमाउंट बढ़ जाता है। इस कंडीशन में ये इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करेगा नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। पहले हम इस डिजीज को समझ लेते हैं और कैसे इंटरफेयर करेगा और जीन क्या है, देन उसको समझेंगे। तो फेनिलकीटोनुरिया एक डिजीज है, इज अ डिजीज जिसकी वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ब्रेन का, मेंटल रिटार्डेशन होता है जो भी इंडिविजुअल है, मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो स्केलेटन मसल से, स्केलेटन है मसल से अटैच्ड है। द अमीनो एसिड कौन सा है? फेनिल एनिलिन टू टायरोसिन। अब ये देखिए क्या है, आपको डिजीज में क्या होता है वो समझ में आ गया। तो इन फेनिलकीटोनुरिया एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मतलब जिससे प्रोटीन बनते हैं, तो वो अमीनो एसिड कौन सा है? फेनिल एलेनिन। एक एंजाइम है जो इस फेनिल एलेनिन को दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उस दूसरे अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। एक अमीनो एसिड कौन सा है? फेनिल एलेनिन, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख दे रहा है अमीनो एसिड। दूसरा कौन सा है? टायरोसिन। फेनिल एलेनिन या फिर टायरोसिन ये अमीनो एसिड है, प्रोटीन का पार्ट है। जितना फेनिल एलेनिन की रिक्वायरमेंट थी सेल की प्रोटीन बनाने में वो यूज हो गया और बाकी के फेनिल एलेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? टायरोसिन में। अब ये कन्वर्ट अपने आप नहीं होते हैं, इनको कन्वर्ट कराता है एक एंजाइम जिसका नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। तो ये फेनिल हाइड्रोक्सिलेज इज एन एंजाइम, ये एंजाइम है। इसको बनाने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए जीन होगा, वो कोड करेगा इस एंजाइम को। इस जीन से क्या बनेगा? फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। और जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेज, ये जो जीन है जो फेनिल हाइड्रोक्सिलेज को कोड कर रहा है, जब ये जीन में डिफेक्ट आ जाएगा, ये जीन काम नहीं करेगा तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। ये एक कैरेक्टर हो गया, भाई ये जीन नहीं था या डिफेक्टिव है, नहीं था नहीं मतलब डिफेक्टिव है, तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा है, तो कैरेक्टर एक हो गया फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। अब दूसरा क्या हो गया? जब फेनिल हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो फेनिल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन नहीं बनेगा, तो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया जिसको कंट्रोल कर रही है जीन? टायरोसिन नहीं बन पा रहा है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, ये नहीं बन पा रहा है, ये दूसरा हो गया। तो जीन तो एक ही है, ये जो जीन है ये तो सिंगल है, ये जीन सिंगल है। और इस जीन से जब ये जीन डिफेक्टिव होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये टायरोसिन नहीं बनेगा। तो एक तीर से दो निशान है, ये दोनों ही का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो दो कैरेक्टर हो गए और जीन क्या है? एक है। इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमिनन को प्लियोट्रॉपी। और जिसकी वजह से फेनिल एनालिन
आपका सेल के अंदर बढ़ता चला जाएगा और ये जो डिजीज कॉज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेनिलकीटोनुरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। जो मस्कुलर आपका मसल्स अटैच है स्केलेटन से, वो डिफॉर्म हो गए, सही से आपकी बनी नहीं है, उसका जो फॉर्मेशन है वो अलग हो गया है, या फिर इसका दूसरा, या फिर नहीं, एंड उसका जो दूसरा है मेंटल रिटार्डेशन, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा ब्रेन का। ये आपका एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिक जीन्स का। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है स्टार्च के सिंथेसिस का जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च सिंथेसिस के लिए इन पी प्लांट। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पी प्लांट है, इसमें स्टार्च को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है उसको कैपिटल बी से लिख देते हैं, ठीक। इसकी रेसेसिव फॉर्म भी होगी, तो स्टार्च को सिंथेसाइज करने वाले दो जीन्स अवेलेबल हैं, दोनों ही जीन्स के नाम लिख देते हैं, एक रेसेसिव होगा और एक आपका डोमिनेंट होगा। स्टार्च सिंथेसिस, यहाँ पे भी स्टार्च सिंथेसिस, बी कैपिटल, डोमिनेंट तो ज्यादा बनेगा, अगर कम स्मॉल वाला है मतलब रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो स्टार्च कम सिंथेसाइज होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में मोर स्टार्च सिंथेसिस होगा और नेक्स्ट वाले में लेस स्टार्च सिंथेसिस, और पी में स्टार्च प्रेजेंट होता तो पी का ये सीड है, पी का सीड है। अगर इसमें स्टार्च ज्यादा बनेगा तो सीड का साइज क्या होगा, बिग होगा। अगर इसमें कम स्टार्च सिंथेसाइज होगा, सीड का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये जो स्टार्च सिंथेसिस का जीन है ये स्टार्च के अमाउंट को तो कंट्रोल कर ही रहा है, जो कि आपका एक करेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, एक करेक्टर हो गया, क्या, स्टार्च की सिंथेसिस। दूसरा क्या हो गया, पी के सीड का साइज, पी के सीड का साइज। तो जीन तो एक ही था, जीन एक ही था स्टार्च सिंथेसाइज करने वाला, लेकिन यहाँ पे करेक्टर दो कौन से हो गए, एक तो स्टार्च कितना सिंथेसाइज कर रहा है, दूसरा साइज क्या है पी के सीड का, तो करेक्टर दो हो गए। तो यहाँ पे भी ये जीन जो है वो प्लियोट्रोपिक जीन है, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लियोट्रोपिज्म। आई होप ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। आप कंटेंट को रीड कर लेते हैं। Pleiotropy is a phenomenon where one gene influence the expression of more than one character। एक से ज्यादा करेक्टर के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ऐसे जीन्स को हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन्स बोलते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है डिजीज फेनिलकीटोनुरिया। फेनिलकीटोनुरिया में क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, फेनिल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जब ये नहीं बनेगा तो इसका जीन मतलब कि डिफेक्टिव हो गया। जब इसका जीन डिफेक्टिव हो गया, एक तो ये नहीं बनेगा, दूसरा टायरोसिन भी नहीं बन पाएगा जो काम करता है ये। और दिस एंजाइम कन्वर्ट्स, यहाँ पे रखा है कन्वर्ट्स, क्या होगा, ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ है। कन्वर्ट किसको करेगा, फेलिन एलेनिन को टायरोसिन में। अब ये जो फेलिन एलेनिन है अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इंटरफेयर करेगा नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन में। लाइन यहाँ पे थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजल्ट, जो फेनिलकीटोनुरिया है और जो फेनिलएलेनिन का एक्यूमुलेट करता चला जा रहा है सेल के अंदर, तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, मस्कुलो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होगी, द अमीनो एसिड, ये आपका यहाँ पहली वाली लाइन आ गई है, कट कर देते हैं। फेनिलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, अगर ये फेनिल हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा, फेनिलएलेनिन आपका इकट्ठा होता चला जाएगा ब्लड में। ब्लड में क्या होगा, ब्लड से फिर सेल में डिफॉर्मिटीज इन द न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट्स, डिफॉर्मिटीज होंगी, सही से फॉर्मेशन नहीं होगा न्यू बॉर्न्स में ऑर्गन्स का, या हाँ ऑर्गन्स का। टायरोसिन एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलेनिन, टायरोसिन आपका प्रिकर्सर मेलेनिन के लिए भी है, जो कलर है स्किन का। Therefore, due to the unavailability of the tyrosine, melanin can't be synthesized by the body cells and result in the albinous, जो white body हो जाती है पूरी। एक तो फेनिलकीटोनुरिया हो रहा है, ऊपर से टायरोसिन भी नहीं बन रहा है, और टायरोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे तो तीन करेक्टर्स हो गए। तीन करेक्टर कौन कौन से हो गए, तीन कैसे करेक्टर को कोड किया, वो जीन जो डिफेक्टिव था फेनिल हाइड्रोक्सिलेज को कोड कर रहा था, ये तो बना ही नहीं एक, इसकी वजह से टायरोसिन नहीं बना, और टायरोसिन नहीं बना तो मेलेनिन भी नहीं बना। तीन करेक्टर हो गए, एक से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है एक्सप्रेशन, एक से ज्यादा, एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स एज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। स्टार्च ज्यादा बनेगा तो पी का साइज बड़ा होगा, स्टार्च कम बनेगा तो पी का साइज स्मॉल होगा। तो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल कौन करते हैं, दो एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी से। कैपिटल बी
डोमिनेंट ज्यादा स्टार्च, स्मॉल बी आपको रेसेसिव कम स्टार्च। हम लोग ने ज्यादा कम ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना है, हम कौन सा डोमिनेंट है, ज्यादा वाला हमेशा डोमिनेंट नहीं होगा। जब दोनों ही एलील्स प्रेजेंट होंगे जो एक्सप्रेस हो जाएगा, अगर बी कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है और कम स्टार्च बन रहा है, तब आपका क्या होगा, स्मॉल जो कम स्टार्च बनाने वाला है वो डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं मिला, जब रिजल्ट देखा गया तो जो आपका स्टार्च जिससे ज्यादा बन रहा था, दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो गए तो ज्यादा वाला ही होगा। The allele for round seeds, capital B, codes for the greater conversion of glucose to starch than alleles of the wrinkled seeds. So starch is synthesized in large quantity by B भी बहुत ज्यादा होगा जब आपका बिल्कुल दोनों ही कैसे जीन्स होंगे, स्टार्च ज्यादा सिंथेसाइज होने के। अगर दोनों ही स्मॉल भी होंगे, मतलब कम सिंथेसाइज हो, तो सबसे छोटा बनेगा, और जो मीडियम साइज का क्या होगा, एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव। तो आपका मीडियम साइज का साइज को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, द हेट्रोजाइगस, मतलब कैपिटल भी डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है। राउंड seeds and so capital B seems to be the dominant allele but starch produced are intermediate size, बीच के साइज का है ना, सबसे ज्यादा ना सबसे छोटा, बीच की साइज का, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया। दिस केस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी बिकॉज जीन बी इज डिटरमाइनिंग मोर देन वन ट्रेट। वो क्या है, सीड का शेप है और सीड का साइज भी है, एज वेल एज स्टार्च का अमाउंट भी है। सीड में ज्यादा स्टार्च होगा तो राउंड होगा, कम होगा तो रिंकल्ड हो जाएगा। सिमिलरली इन ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर मक्खी, ठीक, फ्लाई, a mutation in one gene coding for white eye leads to the loss of pigmentation in many other parts of the body. एक जीन है जो व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसमें डिफेक्ट आया ना तो बहुत सारे और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे पिगमेंट्स की जरूरत थी, कलर की जरूरत थी, वहां पे भी डिफेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल ऐसा याद करना है। सो इन दिस वे एबनॉर्मलिटी इन वन जीन, अगर एक जीन में खराबी आ गई तो आगे फर्दर और भी करेक्टर उसको इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि भाई जो भी प्रोडक्ट है हर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे एग्जांपल लो, आपका एक बॉडी का ऑर्गन है, वहां पे थोड़ा सा खराब मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं तो और भी इफेक्ट डलेंगे। तो यहाँ पे भी सही है, एक जीन खराब हो गया तो उसकी वजह से आगे भी इफेक्ट होगा दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी, और ऐसे जीन्स को प्लियोट्रॉपिक जीन्स। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्वांटिटी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी ऑफ जीन्स, जो क्वालिटी ऑफ एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, नंबर रिस्पॉन्सिबल है जीन का। इट इज अनदर काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वेयर द क्वांटिटी, देखिए वर्ड लिखा है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ जीन्स डिटरमाइन द नेचर ऑफ द इनहेरिटेंस। कैसा इनहेरिटेंस होगा, जो भी करेक्टर को लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस भी करेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, जिस भी करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर करेक्टर को। तो हियर द क्वालिटी ऑफ जीन्स हैज अ लिटिल और नो रोल टू प्ले इन सच अ, यहाँ पे क्वालिटी का कोई भी रोल नहीं है, क्वांटिटी का रोल है। फोकस ऑन द वर्ड क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। अभी तक क्वालिटी था कि हाँ एक एक्सप्रेस हो रहा है एक नहीं हो रहा है, कैसी क्वालिटी का है, कम है कि ज्यादा है, इस तरह से। Hence, this type of inheritance is known as quantitative inheritance. Polygenic inheritance में क्योंकि number of genes responsible हैं इस inheritance के पैटर्न में, इसलिए इसको हम लोग quantitative inheritance भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम क्या है, quantitative inheritance। Next point, this inheritance is applicable for characters which do not have sharp alternates. उनके बिल्कुल क्लियर कट डिविजन नहीं होते, क्लियर कट अल्टरनेट नहीं होते। मेंडल ने जब पढ़ाया था, जब उन्होंने स्टडी किया था, तो क्या था कि क्लियर कट कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, स्मॉल हाइट या आपका टॉल हाइट, डॉफ या टॉल, वॉयलेट या व्हाइट फ्लावर, राउंड शेप या रिंकल्ड सीड के शेप, टर्मिनल पे फ्लावर की पोजीशन है या एक्सियल पे फ्लावर की पोजीशन है, क्लियर कट था। लेकिन ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वहां पे अप्लाई होता है, जहां एप्लीकेबल है, जहां पर क्लियर कट अल्टरनेट नहीं होते हैं, लाइक स्किन के शेड्स। ह्यूमंस में डिफरेंट डिफरेंट स्किन के कलर्स हैं, शेड्स हैं, क्लियर कट तो नहीं होता, या तो गोरा होगा या काला ही होगा, अलग अलग कलर के शेड्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो भी इंडिविजुअल है। सो हियर फॉर एग्जांपल स्किन कलर, शार्प अल्टरनेट नहीं है कि हाँ बिल्कुल क्लियर कट है, या तो इस कलर के होंगे या इस कलर के होंगे, बीच के नहीं होंगे। बहुत सबके कलर जो स्किन के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। व्हाइट में भी डिफरेंस होता है, जो गोरे लोग होते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन के उसमें भी डिफरेंस होता है, ब्लैक होते हैं जो ब्रिटिश होते हैं उसमें भी कॉम्प्लेक्शन में शेड्स होते हैं। तो स्किन कलर इन मैन मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है, सिर्फ आदमियों की नहीं,
हैज नो शार्प अल्टरनेटिव। सिमिलरली हाइट इन मैन, वहां पे मेंडल ने पढ़ा था टॉल हाइट या डॉफ हाइट, लेकिन मैन में क्या है, हर एक हाइट के इंडिविजुअल्स हैं, उनमें भी शार्प अल्टरनेट नहीं कि नहीं 5 फुट का होगा या 6 फुट का होगा, 5.1, 5.3, 5.4 ऐसा नहीं होगा, या 3.1, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हाइट एंड स्किन के कलर में बहुत ज्यादा आपका वेरिएशन है। वो किसकी वजह से, इसी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ जीन जहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ग्रेडेशन इस मे बी सीन इन द साइड्स ऑफ द बीन के सीड्स के बीन के जो सीड्स है उसके साइज में, कलर इन व्हीट, कॉब लेंथ इन कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, आपका जो मक्के का कॉब होता है, भुट्टा, उसको कॉब बोलते हैं, तो उसकी लेंथ में भी वेरिएशंस होते हैं। In all these cases, continuous gradation मतलब कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, in the quality of the character is observed। नंबर ऑफ जीन्स से क्या क्वालिटी होगी उस पर्टिकुलर करेक्टर की, वो ऑब्जर्व की जाती है। एक करेक्टर है, बहुत सारे वैरायटी उसके हो गए। So here, in this inheritance, maybe non-allelic genes are involved। नॉन एलिलिक मतलब जो एक दूसरे की अल्टरनेट कॉपी नहीं है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि नॉन एलिलिक जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एलील्स क्या थे, अगेन आई एम राइटिंग हियर, एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। हाँ, और ये सेम क्रोमोसोम के पेयर रिप्रेजेंट होते हैं और एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में और भी जीन्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं जो अलील्स नहीं है, एक तरह के फॉर्म नहीं है, बस नंबर यहाँ पे मैटर कर रहा है और एक ही करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज जीन हैव क्युमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट, एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तभी वर्क होगा। दैट इज मोर द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, मोर विल बी द ग्रेड, मतलब शेड, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, कितना ज्यादा एक्सप्रेस होगा। एक आपका कोई सामान है, ब्लॉक है बहुत हैवी सा, उसको एक लोग ने उठाया काम नहीं हो रहा है, 2 लोग ने उठाया काम नहीं हो रहा है, 4 लोग ने उठाया, थोड़ा सा शिफ्ट होकर लेके जा रहे हैं, चलो, फिर वहीं पे 10 लोग आ गए, और ज्यादा काम हो जाएगा, उस ब्लॉक को इजिली लेके जा सकेंगे। वहीं पे 50 लोग आ गए, कोई बहुत हैवी सा बॉक्स है, उसको फिर 50 लोगों ने उठाया, इजिली फटाक से रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ जीन होंगे उतना ज्यादा हो रहा है कि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। कितने डिग्री बोलते हैं ना, कितना डिग्री, तो ये जो कलर वाला जीन है वो ऐसे ही है, जिसका ज्यादा डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वहां पे ज्यादा आपके डोमिनेंट फॉर्म के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, और रिसेसिव फॉर्म के कम होंगे। तो हियर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वर्ड पे फोकस करिएगा कि मोर द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन का नंबर होगा उतना ही वो करेक्टर एक्सप्रेस होगा, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं। द ह्यूमन स्किन कलर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक या फिर मल्टीपल जीन्स इनहेरिटेंस। ये एग्जाम्पल स्किन कलर के लिए 2 से ज्यादा जीन्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल जीन्स बोला है, और ये क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म। और 2 से ज्यादा है, साथ ही साथ और भी नंबर यहाँ पे वेरी करता है, 2 से ज्यादा तो होंगे, और नॉन एलिलिक जीन्स के भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी है। Let us assume that the 3 characteristic ratio for dihybrid polygenic trait is 1:4:6:4:1 dominant। A, B, C जीन्स हैं, A, B, C ये एलील्स हैं, ठीक, डोमिनेंट, जो कि डार्क पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। स्किन में जो कलर है वो मेलेनिन की वजह से, अगर मेलेनिन है तो डार्क कलर है, ज्यादा है तो और ज्यादा डार्क है, नहीं है तो व्हाइट कलर कॉम्प्लेक्शन है। And their recessive alleles small a, small b and small c cause the light pigmentation because lower the amount of melanin। इसमें क्या होगा, बहुत ही कम आपका मेलेनिन प्रोड्यूस होगा इनके केस में जब रेसेसिव होंगे। तो इंडिविजुअल्स हैविंग ऑल द डोमिनेंट एलील्स, दोनों ही डोमिनेंट ए के भी हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं, यही है नॉन एलिलिक हो गया, और इसके 3 हैं और पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में ही प्रेजेंट होंगे, ए बी 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 सी सी कैपिटल फॉर्म में, डोमिनेंट फॉर्म में है। तो ये जो कॉम्प्लेक्शन है सबसे डार्क कलर का होगा, सबसे वेरी डार्क स्किन। इसके बाद सारे के सारे रेसेसिव वाले प्रेजेंट हैं, तो सबसे ज्यादा फेयर स्किन का यही होगा, लोएस्ट अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रोड्यूस होगा। अब दूसरी कंडीशंस क्या बनेगी, ए बी बी सी और स्मॉल सी, ये आपका थोड़ा सा कम होगा, डार्क से डार्क ही होगा तो, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। फिर ए बी बी सी और स्मॉल सी, ये थोड़ा सा, और इस तरह से ये शेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी बी सी सी, ये लाइट शेड हो जाएगा। सिमिलरली ये थोड़ा सा
आपका और लाइट शेड हो गया, इसमें बी को भी आप स्मॉल कर दीजिए, ये और लाइट शेड हो गया। तो यहाँ पे नंबर वेरी कर रहा है और उसके डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म कितने पेयर बन पा रहे हैं, इस तरह से इतने सारे आपके कॉम्प्लेक्शंस होते हैं इन जीन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। सो पॉलीजेनिक में क्या है, आपका नंबर डिसाइड हो कर रहा है स्किन के कलर को या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल विथ 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रेसेसिव एलील, ये हो गया ए बी सी, ये डोमिनेंट फॉर्म है और रेसेसिव को मार्क कर देते हैं सी टी टी, ये रेसेसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा कि डार्क होगा भाई, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन होगा। डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है, तो मीडियम अमाउंट ऑफ मेलेनिन इज प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है मीडियम अमाउंट ऑफ मेलेनिन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मेलेनिन एंड इंटरमीडिएट स्किन कलर, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मुलैटोस। इनको ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें हाफ सेट डोमिनेंट का है, हाफ सेट रेसेसिव का है, इनको हम लोग मुलैटोस बोलते हैं। The phenotypic ratio of a polygenic trait which is controlled by 3 pairs, 3 पेयर से कंट्रोल हो रहा है, उसमें जो आपका phenotypic ratio मिलता है 1:6:15:20:15:6:1, ये आपको ऐसा याद करना है। कैसे मिला, इसके क्रॉसिंग को नहीं दिखाना है, नहीं तो वही आपका मेंडल वाला जो क्रॉस था 3 एलील को लेके बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।